अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी तीसरी एपिसोड है पॉलिटिकल फ्रॉड स्कैम सीरीज़ में। मैं आज अनाउंस करना चाहूँगा कि 2 बोनस एपिसोड्स भी हैं। वो हमको नहीं बताएंगे किस चीज़ की हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो भी बड़ी ज़रूरी हैं, क्रिटिकल हैं समझने के लिए कि इस मुल्क में 78 साल से क्या होता रहा है, पैसे कहाँ जाते रहे। जब हम ये स्टोरीज़ कर रहे होते हैं तो एक प्रेशर होता है कि हम एक्यूरेट से एक्यूरेट चीज़ प्रेजेंट करें, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई भी चीज़ प्रेजेंट करने का अज़ाब इलाही होता है, बिकॉज़ यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टिंग फैक्ट्स सामने आते हैं। कॉन्ट्रडिक्टिंग फैक्ट्स क्या होते हैं कि एक टाइम पे नैब कहेगी कि जनाब सलमान जो है उसने 100 रुपये चोरी किए हैं, फिर वही नैब 5 साल बाद कहेगी साढ़े को गलती होगी, समझ नहीं लगी। ये जितने भी केसेस हमने देखे हैं जहाँ बाद में नैब को मुगालता हो जाता है, वहाँ पे एक गैबी हाथ होता है। तो इंशाल्लाह कुछ वीडियोस हम उस गैबी हाथ पे भी इंशाल्लाह बनाएंगे। आज का हमारा वादा था कि हम पीटीआई की गवर्नमेंट में जो फ्रॉड हुए हैं उनके बारे में रिपोर्ट करेंगे। तो उसमें जो पहला फ्रॉड हम रिपोर्ट करना चाहेंगे वो रावलपिंडी रिंग रोड स्कैम था। इसको स्कैम क्यों कह रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। रिंग रोड जहाँ से गुजरती है ना, उस ज़मीन की आप समझे प्राइस जो होती है वो एस्केलेट कर जाती है, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना। बड़ा पुराना प्रैक्टिस है। लाहौर की रिंग रोड की बारी तो खुलेआम हुआ था कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो रूट अपनी मर्ज़ी से चेंज करवाते हैं। अब होता क्या है, जब आप रिंग रोड का रूट थोड़ा सा भी चेंज करते हो ना, तो उसकी पूरी रीअलाइनमेंट, रीडिज़ाइन की कॉस्ट होती है। वो पैसे कंपनी को जाते हैं जो भी उसकी डिज़ाइनिंग कर रही होती है, उसकी एग्जीक्यूशन कर रही होती है, उनको एक एक्स्ट्रा पैसा जाता है। वो पैसा मेरी और आपकी जेब से आता है। तो इसी तरह जो पिंडी वाला रिंग रोड था, ये कंसीव हुआ था 2017 में पीएमएलएन गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन इमरान खान की गवर्नमेंट ने आके इसको रीडिज़ाइन किया था। जो लाहौर का रिंग रोड है वो परवेज़ इलाही ने मुशर्रफ दौर में डिज़ाइन करवाया, फिर नवाज शरीफ ने एक दफ़ा डिज़ाइन करवाया, फिर 2 दफ़ा। तो ये चीज़ रिपीटेडली होती है और ये हो इसीलिए रही होती है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, कि ज़ाती बेनिफिट के लिए, कि अगर इसकी अलाइनमेंट हम थोड़ी चेंज कराएं तो हमारी 100 एकड़ यहाँ से गुजरती है, उसको फ़ायदा हो जाएगा। इवन लाहौर की जो रिंग रोड बनी हुई है, आप उसका स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि कहाँ कहाँ किस पॉलिटिशियन ने क्या क्या बेनिफिट लिया हुआ है। वैसे तो आप मोटरवे भी ट्रैवल करें तो कुछ ऐसे गांव मोटरवे पे शामिल किए हुए हैं जिनका सेंस ही नहीं बनता शामिल होना, वो उन पॉलिटिशियंस को बेनिफिट करने के लिए, उनकी ज़मीनों को बेनिफिट करने के लिए, मेरे और आपके पैसे के सर के ऊपर। बहुत बड़े कारोबारी हैं सारे लोग माशाल्लाह। बहरहाल, इस केस के अंदर नैब ने इंक्वायरी की और फाइंड आउट किया कि 52 इंडिविजुअल्स, जिनमें से 18 पॉलिटिकली डायरेक्ट कनेक्शन वाले इंडिविजुअल्स और 34 इन्फ्लुएंसर बिल्डर्स और प्रॉपर्टी टाइकून्स ने 64,000 कनाल्स, 64,000 कनाल ज़मीन खरीदी है नए लूप में जो डिज़ाइन किया था पीटीआई गवर्नमेंट ने। वो लूप कौन सा था? रावलपिंडी अटक लूप, पसवाल जिगजैग, जीटी रोड और इस्लामाबाद मरगला एवेन्यू, ये 4 जगह उन्होंने चेंज की थी। अब इसके अंदर आप सोच रहे होंगे जनाब इसमें पीटीआई का क्या ताल्लुक। पीटीआई गवर्नमेंट है, पीटीआई गवर्नमेंट प्लान्स अप्रूव कर रही है, इसको ओवरव्यू दे रहे हैं जुल्फ़ी बुखारी साहब। जब ये चीज़ें न्यूज़ रिपोर्ट करना शुरू करता है तो जुल्फ़ी बुखारी साहब इस्तीफ़ा दे देते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है। बहरहाल, हम अभी उन लोगों पे आते हैं जो इसके अंदर बेनिफिशरीज थे। एक 6 पीटीआई के एमपीएस का नेम डायरेक्टली आया, पीएमएलएन के एक एमएनए, 2 एमपीएस का नेम आया, 2 पीपीपी के एमएनएस का आया और एक एक्स पीएमएलएन के सेनेटर का आया। अब यहाँ पे एक और कहानी में ट्विस्ट आता है। यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि ऊपर ऊपर से तो ये लड़ रहे होते हैं, पार्लियामेंट में आके बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे होते हैं, लेकिन निजी तौर पे धंधा इकट्ठे कर रहे होते हैं। अब इमरान खान की पार्टी और इमरान खान साहब जो खुद नफ़रत करते हैं करप्ट लोगों से, उन्हीं के बंदे मिल के और पार्टी वालों के साथ इन जगहों पे ज़मीनें खरीद रहे हैं जी। अब ये 64,000 कनाल की बाइंग हुई है, इसमें कुछ ऐसी सोसाइटी हैं जिनके पीछे गैबी दोस्त भी थे। फैज़ हमीद साहब भी इनके पीछे थे और बड़ी उनकी ख्वाहिशात थी कि वो खिलाफत भी लॉन्च करें। आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एक रंग के ऊपर उनकी सोसाइटी का नाम है, जिस तरह कहते हैं ना ब्लैक एंड ब्लू, तो इनमें से एक नाम है सोसाइटी का। तो ये लोग भी ज़मीन खरीद रहे थे। अब स्कैम हम इसको क्यों कहते हैं रादर देन क्लासिकल फ्रॉड? यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। ये 64,000 कनाल इन्होंने ख़रीद तो ली,
लेकिन 3,20,000 फाइलें यहाँ डेवलपरों ने बेची। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोस होगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। क्योंकि जाहिर है इन्होंने अपने पैसों से थोड़ी खरीदनी थी, मेरा के पैसों से खरीदनी थी, और उस मद में 131 बिलियन रुपीज़ उन्होंने इकट्ठा किया। कितना? 131 बिलियन रुपीज़। जो 64,000 कनाल खरीदी थी वो लगभग 30 से 31 अरब रुपए की थी और 131 अरब रुपए की इन्होंने फाइलें बेची। इसके अंदर अगेन फिर लोग अकोमोडेट हुए, उनको पैसे मिले। ये सब पीटीआई के दौर में कैपिटल के साथ हो रहा है, बल्कि उस ज़माने में तो 1 पेज था, तो पिंडी भी अपना था, इस्लामाबाद भी अपना था, उसकी नाक के नीचे हो रहा है। अब इतना तो रोटी को हम चोची कहते नहीं कि इतना बड़ा पैसों का रेल फेल हो तो आपको पता ही ना, और अगर आपको नहीं पता तो ये उससे भी ज़्यादा खौफनाक है। बंदा चोर होए ना तो फिर भी कोई बंदा कम चला सका है, बंदा बेवकूफ़ होए फिर बंदे का कुछ नहीं होता ज़िंदगी के अंदर। तभी तो हमने सलमान रखा हुआ है कि चोर टाइप आदमी है लेकिन सब अपना काम आता है। मजाक कर रहा हूँ, शरीफ आदमी, जिस तरह जुल्फ़ी बुखारी शरीफ है। अच्छा, तो बारह ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद एक के बाद एक इस्तीफ़े आना शुरू होते हैं, रिंग रोड पे इंक्वायरीज़ खुलती हैं, इवेंचुअली मुकदमात बनते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उठाए जाते हैं और तकरीबन जो वहाँ पे लिटिगेशन है वो 309 लोगों मुख्तलिफ लिटिगेशन उन इलाकों में चल रही है ज़मीनों पर। ज़ाहिर है इतनी बड़ी लैंड एक्विजिशन होती है, उसमें घपले तो हर वक्त चलते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग इनफ 67% ज़मीन की ट्रांजैक्शनों के टैक्स नहीं जमा हुए थे। ये बिल्कुल ही जंगल राज चल रहा था कि बस ज़मीनें खरीदी जाओ, ज़मीनें बेची जाओ, फाइलें बनाई जाओ, सोसाइटियाँ लॉन्च किए जाओ, टैक्स टूक्स देखी जाएगी। तो जिस बंदे ने सबसे ऊंचा नारा लगाया था इंसाफ का, उसकी जमात क्या कर रही थी? क्योंकि हम बहुत बड़ा दिल रखते हैं, हम कहते हैं कि उसको नहीं पता था, ठीक है, इस मामले में शायद वाकई ना पता हो, लेकिन जो कमिश्नर्स उन्होंने अपॉइंट किए थे, जो उन्होंने अपने पॉलिटिशियंस ऊपर बैठाए थे, वो सब इससे मुलव्वस थे। वो आज भी उनकी पार्टी के बहुत बड़े स्पोक्समैन हैं, जुल्फ़ी बुखारी साहब, वो MPs आज भी उनके साथ हैं। तो क्लियरली इस चीज़ से कोई एज सच फ़र्क नहीं पड़ा था उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग को। और ये एक प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल नुकसान हुआ, मुझे और आपको हुआ, हमारे पैसे यूज़ किए गए, फिर हमें वहाँ स्कैम फाइल्स बेची गई और हमारी प्रोटेक्शन को कोई नहीं था। जो दूसरा फ्रॉड हम बात करना चाहेंगे वो एक नेक्सस था। वो नेक्सस था फ़रा साहिबा का, बुशरा साहिबा का और उस्मान बुज़दार साहब का। सारी उम्र स्पेकुलेट किया गया कि उस्मान बुज़दार साहब को CM क्यों लगाया। उसकी बुनियादी वजह थी कि शैडो गवर्नमेंट थी पंजाब के अंदर जो फ़रा गोगी साहिबा और बुशरा साहिबा चलाती थी। बुशरा साहिबा इसलिए चलाती थी, थोड़ा सा बुशरा साहिबा का बैकग्राउंड समझें। बुशरा साहिबा एक बहुत पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग और ज़मींदार ख़ानदान से आई थी, इमरान खान से पहले। खावर मानिका साहब के जो भाई हैं वो पॉलिटिक्स में जगी पुश्ती इन्वॉल्व हैं, उनके वालिद इन्वॉल्व थे, वो इलाके के तगड़े ज़मींदार भी हैं। उस वजह से उनको जोड़ तोड़ ऑफ पॉलिटिक्स की बेहतरीन सेंस थी। जागीरदार फैमिलीज़ में ये होता है कि जो मरासिम होते हैं और घरों के साथ वो ख़वातीन रखती हैं। बुशरा साहिबा को ये चीज़ें पता थी और उनके ये कनेक्शंस बने हुए थे। फ़रा साहिबा जो थी वो उनकी एक पुरानी मुरीद थी और वो उनके साथ अटैच थी। फ़रा साहिबा भी वैसे कोई कमज़ोर नहीं थी, उनकी बहुत बड़ी हाउसिंग स्कीम है गुजरांवाला शहर के थोड़ा सा बाहर, मैग्नोलिया गार्डन्स के नाम से, जो वो उनके मियाँ जमील गुज्जर साहब, गालबन में उनका नाम गलत नहीं ले रहा, उन्होंने मिलके बनवाई थी। लेकिन जिस पैसे की दास्तान में वो इस टेन्योर में चले गए, शायद
वो उनके होशो हवास में भी नहीं थे। 45 करोड़ रुपया कैश अकाउंट में एक जमा कराया गया था, यानी एक अकाउंट में ओवर द टेन्योर ऑफ 18 से लेके 22 सिल्क बैंक की लिबर्टी वाली ब्रांच में सिर्फ जमा कराया गया था। जिस उनके अकाउंटेंट ने जमा कराया वो स्टेट अप्रूवर बन गया, वादा माफ गवाह बन गया, और उसने उंगली उठाई सालिया सईद पे, उस्मान मुअज्जम पे, अहमद अजीज़ तारड़ पे, सुहेल ख्वाजा पे और ताहिर खुर्शीद पे। ये टॉप के ब्यूरोक्रेट्स थे उस वक्त पंजाब में। और ताहिर खुर्शीद साहब उन्होंने कहा कि ये फ़राह गोगी साहिबा का फ्रंट मैन है ब्यूरोक्रेसी में। इन्होंने फ्रॉड तो बहुत पुराने वाला किया था अपॉइंटमेंट्स का, और अक्सर आप देखते हैं कि अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं वो जागीरदारों के लिए बहुत मैटर करती हैं, बिजनेसमैन के लिए बहुत मैटर करती हैं, कौन कहाँ पे अपॉइंट हुए। तो फिर इन्होंने अपना जागीरदार सर्किट थ्रू खावर मानेका एंड अपना बिजनेस सर्किट थ्रू फ़राह गोगी इसको मोबिलाइज़ किया और कहा कि भाई आपको कोई पोस्टिंग करवानी है, किसी बंदे को शिफ्ट करवाना है तो बताएं। अब जब इस तरह पोस्टिंग होना शुरू होगी तो जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने अपनी नौकरियां बचाने के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। जो ब्यूरोक्रेट करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया दे रहे हैं अपनी नौकरी एक जगह रखने के लिए, तो वो फिर जो करप्शन वहाँ कर रहा है वो आप सोच ही सकते हैं। लाहौर शहर के अंदर जितने एसी लग रहे होते हैं, जितने डीसी लग रहे होते हैं, जितने भी ओहदे भर रहे होते हैं, जाके पूछें सर इनका रेट होता है, वहाँ टिकने का रेट होता है। तो जो बंदा करोड़ रुपया खर्च करके जगह बैठ रहा है कम से कम 10 तो बना के ही जाएगा। ठीक। तो फ़राह गोगी साहिबा, बुशरा साहिबा और उस्मान बुज़दार साहब ये नेक्सस चला रहे थे। अब आप कहेंगे बुशरा साहिबा कैसे चला रही थी? वो चला रही थी अपने बेटे के थ्रू, इब्राहिम मानेका के थ्रू। और इब्राहिम मानेका को जितना पैसा गया वो उसी वादा माफ़ गवाह ने बताया, और बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शंस ने शो भी किया कि फ़राह गोगी के अकाउंट से इब्राहिम मानेका के अकाउंट में पैसे जाते थे। वैसे खावर मानेका साहब बहुत ही एक ढीठ आदमी है, मैंने हिसाब लगाया कि वो अब कह रहे हैं कि जनाब मेरी तो शादी इमरान खान ने तुड़वाई थी, लेकिन जो ये 4 साल का टेन्योर था जब उनका बेटा एकदम से गाड़ियाँ चेंज कर रहा था, बेपनाह पैसे बना रहा था, तब वो खामोश होकर बैठे हुए थे। बल्कि इनफैक्ट पाक पतन में जब अपने मर्ज़ी के कमिश्नर्स लगवा रहे थे तब तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, उनकी शादी तोड़ी गई थी। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट की तनकीद इसलिए बनती है कि उनको ये समझ नहीं आती कि जिनके आज आप कंधों पे उठा के उनको इक़्तिदार में ला रहे होते हैं, कल को जब आपने उनको गिराना होता है तो गंदे आप ही हो रहे होते हैं। कीचड़ आपके ही मुँह पे आता है, क्योंकि आप ही ने पहले ये पूरा नेक्सस पंजाब में बनाया, इस नेक्सस ने पैसे कमाए। और मैं हैरान होता हूँ कि इमरान खान साहब को पता ही नहीं चला। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अंधी तकलीद बनती नहीं है, बंदे को सवाल तो करना चाहिए कि जनाब आपके घर के अंदर ये चीज़ हो रही है, आप देख रहे हैं, आपकी बेगम के पुराने शौहर से जो बच्चे हैं वो ये कर रहे हैं, आपकी रेपुटेशन पे इंसल्ट आ रहा है। यहाँ पे मैं अपना ज़ाती मौक़िफ़ दे दूँ कि इमरान खान की ज़ात पे जो करप्शन नज़र आई है वो तोशा खाना वाली थी। वो भी उसने करप्शन इस तरह नहीं की, इमोरल एक्टिविटी थी, नहीं करना चाहिए था, नहीं बनता था, करप्शन नहीं थी, लेकिन ये तो सरातन करप्शन है। अब जो ये केसेस बन रहे थे, ये चीज़ें एक्सपोज़ हो रही थी, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपने देखा कि मौके से फ़राह गोगी भी फ़रार होगी, उनके मियाँ भी फ़रार हो गए और बुज़दार साहब भी सुकून.com करके साइट पे बैठे हुए हैं। वैसे ये वाले मुकदमे बर्फ़ खाने पे, और मैं इसकी वजह बताता हूँ आपको, और ये आप थ्रू आउट हिस्ट्री देख सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ वो केसेस परसू करती है जहाँ से कल को वापसी हो सकती है, जहाँ पे ठोस सबूत हो ना उनको नहीं करती। ये वो केस था ठोस सबूत वाला, जहाँ पे अनअकाउंटेड फॉर पैसा था। जो मकसूद चपरासी वाला केस था शहबाज शरीफ साहब का, वो भी ठोस था, इसलिए जब उसको रिवर्स करना पड़ा था तो पूरे कानून चेंज करने पड़े थे जनाब, 4 बंदे मारने पड़े थे बीच में। ये भी बहुत ठोस केस था, और ये प्रॉब्लम 4 साल से लोग इमरान खान साहब को मुख्तलिफ औकात में बता भी रहे थे कि सर पंजाब में ये इशू है। तो आपने बुज़दार साहब एक कमज़ोर लीडर पंजाब में लगाए और फिर उनको यूज़ किया फ़राह गोगी और बुशरा साहिबा थ्रू इब्राहिम मानेका। अब आते हैं पीटीआई की जो करप्शन की दास्तान है केपीके के अंदर। 2024 के अंदर एक मेगा स्कैम सामने आया जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ का था, जो प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट का था। इसकी इन्वेस्टिगेशन जो थी उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी भी आई, ज़र-ए-ज़ैब। स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर ऑन एंटी करप्शन ने एक बाकायदा 29 पॉइंट का डॉसियर बनाया जो भेजा डायरेक्टर ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग PPRA को कि जनाब आप ये देखें, ये एक प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जो दवाइयाँ
और इक्विपमेंट आनी है वो नाकस आ रही हैं और पेमेंट इसकी बिलियंस ऑफ रुपीज़ में की जा रही है। एक उन्होंने बताया कि प्री डिज़ाइन मास्टर प्लान है कि किन कंपनीज़ को हमने ठेके देने, वो सारी की सारी कंपनीज़ पीटीआई के अपने एमपीएस के जानने वालों की थी, उनको बेनिफिट करने के लिए। लेकिन जो वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्वालिटी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से तकरीबन 44 बिलियन रुपीज़ का एक्सचेकर को लॉस हुआ है। आप नाकस दवाइयाँ ले लेंगे, नाकस इक्विपमेंट लेंगे तो उसका नुकसान ही नुकसान होगा। एक तो फाइनेंशियल नुकसान है, फिर जितनी ये चीज़ें थी वो एक गरीब आदमी के इलाज के लिए केपीके में रिक्वायर्ड थी, उनका अलहदा नुकसान करें। लेटर ने यह भी स्टेट किया कि डायरेक्टर ऑफ कैपेसिटी के पास रीज़नेबल इंफॉर्मेशन है कि इंक्वायरी कमेटी एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच सकती है। उसने कहा है काइंडली मुझे 5 दिन में रिप्लाई दिया जाए, लेकिन इसके ऊपर कंप्लीट खामोशी इख्तियार कर दी। इनफैक्ट इस वक्त केपीके के अंदर इस चीज़ के ऊपर कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे अली अमीन गंडापुर को और पीटीआई को ये सोचना चाहिए कि हम जो चैम्पियन करते थे कि जनाब हम करप्शन नहीं करेंगे, तो जब हमारी करप्शन होती है तो फिर हमें सर पेश कर देने चाहिए। जिस तरह मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने शुगर वाले काम के अंदर जो जहांगीर तरीन साहब का सर पेश किया था वो करेक्ट किया था। लेकिन यहाँ पे पीटीआई में भी नज़र आता है कि कुछ लोग ज़बा हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं हो सकते। और करंटली स्पीकिंग तो इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, तो फ़िलहाल तो पीटीआई के अंदर करप्शन रैम्पंट हो रही है। रैम्पंट पैसे पकड़े जा रहे हैं केपीके वाली साइड के अंदर, और मुड़ के वो हर को 3-4 महीने बाद एक सिली सा धावा इस्लामाबाद से बोल देते हैं जिसमें इनोसेंट लोग पीटीआई के मारे जाते हैं, ख़ुद तो बच बुझ के निकल जाते हैं, लेकिन इस करप्शन को वो कंट्रोल नहीं कर रहे, और ये इवेंचुअली इमरान खान की पॉपुलैरिटी को हिट दे सकती है चीज़। फिर हम आते हैं आखिरी स्कैंडल पे, इसकी हम बात करेंगे, वो पेशावर बीआरटी स्कैंडल है। नून लीग अक्सर इसका बहुत मजाक उड़ाती है, कहती है पाकिस्तान की सबसे महंगी बस रैपिड ट्रांजिट है, और ये बात सच है। एक इनिशियल एस्टिमेट था तकरीबन 50 बिलियन रुपीज़ का कि ये बनेगी, लेकिन इसके अंदर भी अगेन डिलेज आते रहे, इंजीनियरिंग रूट्स चेंज होते रहे, बार बार नए से नए ठेके मिलते रहे, कभी इस फुप्पे को दे दो, कभी उस ताए को दे दो, कभी उस चाचे को दे दो। फिर एफडब्ल्यू बीच में घुस जाता था कि जनाब साडा भी सोचो सीधे सेम पेज थे, साडा भी तो कुछ होना चाहिए विच। एक 6 महीने का टेन्योर्ड प्रोजेक्ट 3 साल में कंप्लीट किया गया, तो उसकी एस्केलेशन कॉस्ट डलती है। इवेंचुअली सिर्फ इसकी जो कंस्ट्रक्शन वाली साइड है, यानी कि बिल्टअप वाली साइड है, उस पर 70 बिलियन रुपीज़ लगे। अभी एक्विजिशन ऑफ लैंड की बात नहीं हो रही। इस 70 बिलियन रुपीज़ लगाने के बाद ये सबसे महंगी ट्रांजिट सर्विस होगी, और इसने एस्टिमेटेड 4 लाख लोगों को डेली लेके जाना था। विद इन वीक्स इसकी बसों को आग लगना शुरू हो गया। सारी उम्र हमने गालियां दी हैं जंगला बस सर्विस के नाम पे। जब आपने जंगला बस बनाई ली तो कम से कम बस को आग लगाने से तो बचा लो। लाहौर में जो जंगला बस चल रही है, आज तक वहाँ पे आग का इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ। हुई उसमें भी करप्शन है। जो सारा का सारा लोहा है जंगले का, वो कहाँ से आया है सबको पता है। लेकिन जब आप किसी की करप्ट चीज़ भी कॉपी करते हैं ना, तो आप इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्ट डिलीवरी वाइज बेहतर हो जाए। 31 स्टेशन है इसके अंदर, 27 किलोमीटर का टोटल प्रोजेक्ट है, और सिर्फ 70 अरब की लागत से इसका बिल्टअप हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसकी रिपोर्ट जारी की, उन्होंने फाइनेंस किया था ये प्रोजेक्ट, और उन्होंने कहा कि इसमें मेजर फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज है। अब आप सोच रहे हैं कि कोई जी आप साबित कर सकते हैं चीज़। जनाब, नैब ने अपनी 25 साल की तारीख में, यानी कि नैब जब से वजूद में आई है, यानी 25 साल हो गए नैब को बने हुए, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उसने अपनी 25 साल की तारीखी रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, जब सितंबर 2024 में उसने 168 यानी कि 168 बिलियन रुपीज़ रिकवर किए हैं इसी स्कैम से, जहाँ पे लैंड एक्विजिशन में लोगों ने पैसे मारे हैं और कंस्ट्रक्शन में लोगों ने पैसे मारे हैं। जहाँ पे गलत कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स दे के जो उन्होंने पैसे हथियाए थे उसने वो रिकवर किए। 400 अकाउंट ऑडिट करके वहाँ से पैसा रिकवर किया गया। यानी कि नैब की हिस्ट्री की सबसे बड़ी जो रिकवरी है 168 बिलियन की। हालांकि नैब में कुछ ऐसे केसेस हैं, अगर वो फुली परसून तो ज़्यादा अमाउंट बन जाएगी, लेकिन फिलहाल नैब का जो रिकॉर्ड है, जहाँ पे नैब के अफसरानों ने छलांगे मारी थी, प्रमोशनें हुई थी, 168 बिलियन रुपीज़ नैब ने रिकवर किए पीटीआई की गवर्नमेंट के बनाए हुए पेशावर बीआरटी से। अब हम आपको समझाते हैं कि जब आप करप्शन खेलेंगे तो आपको फिर अपनी जमात में बंदे शामिल करने होंगे जो नज़रियाती हैं, जो नहीं थे पीटीआई में।
अभी भी नहीं है। इंशाल्लाह जो हम स्पेशल एपिसोड निकाल रहे हैं करप्शन सीरीज़ का, उसमें एक पीटीआई के बहुत बड़े लीडर के बड़े के बारे में स्टोरी है। तो ये लोग जो हराम के रिस्क पे पले बढ़े हैं, आज हमें बताएंगे कि जनाब हम इमरान खान को ऐसे आज़ाद कराएंगे, वैसे आज़ाद कराएंगे। हम आपको कहते हैं कि भाई अपनी जान को दांव पे मत लगाओ, अली मीन गंडापुर के लिए, इन लोगों के लिए। छोटी सी हम एक मिसाल लेते हैं। एक बंदे ने कहा, नाम नहीं लेते किसी का, उसने कहा कि ये बंदा इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है। फिर कुछ महीने बाद उसने कहा कि ये बंदा भी इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है। फिर कुछ महीने बाद उसने कहा ये बंदा भी इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है। फिर कुछ महीने बाद उसने कहा कि इस बंदे को भी लॉन्च कर दिया गया, उस बंदे को भी लॉन्च कर दिया गया। मैं उस बंदे से इत्तेफाक करता हूँ। वो बंदा सिर्फ ये बता दे कि पेशावर बीआरटी से 168 अरब की रिकवरी क्यों हुई थी। देखिए, हमारा काम है कि हम आपको सच बताएं, जहाँ पे जो जुल्म कर रहा है बताएं, जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसकी आवाज़ बन के सामने है। कई दिनों से लोग हमें बार बार रिक्वेस्ट करें कि सिंध के ऊपर पानी की स्टोरी बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वो भी बना रहे हैं। जो SIFC के नाम के ऊपर ये तबाही होने लगी है आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर की, वो शायद इरिवर्सिबल हो, जहाँ तक वो ऑलरेडी काम ले गए हैं। और जिस तरह अभी 1 पेज की गवर्नमेंट है तो मुश्किल है आप किसी को आवाज़ भी उठाएं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी जाके पार्लियामेंट में तकरीर कर दी तो किसी ने घास नहीं डाली। ठीक, तो हमारा काम है सच का साथ देना और परवाह ना करना किसी चीज़ की, इसलिए हम सब पे बनाते हैं स्टोरी। बाकी उम्मीद है कि आपने स्टोरी इन्जॉय की होगी। हमारे जो लोग नून लीग में उन्होंने ज़्यादा इन्जॉय की होगी, लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी जो लोग पीटीआई को सपोर्ट करते हैं ये स्टोरीज़ अपने MNAs MPs के पास लेके जाएंगे। जनाब आप क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं इस पर रिकवरी हो रही। उस्मान बुज़दारी कंस्टिट्यूंसी में लोग पूछें जनाब तू है की किता है 3-4 साल। एक बंदा सिरात मुस्तकीम पे चल रहा है, पार्टी को लेकर जा रहा है एक विजन से, नीचे वाले बंदे उसकी जड़ें काटते रहते। ये तो ख़तरनाक खेल है और हाई टाइम है कि पॉलिटिकल लीडर्स रियलाइज़ करें कि हमारा नाम यूज़ हो रहा है। शायद पॉलिटिकल लीडर्स अपना नाम यूज़ होने देते हैं एज करेंसी, ताकि उनको एक्चुअली नज़रियाती लोग ढूंढने ना पड़ें और वोट बैंक्स पर रिलाय कर सकें। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पाकिस्तान में अगला इलेक्शन होगा, एक तो वो फ्री एंड फेयर हो, 2024 की तरह ना हो, और उसके अंदर जो लोग खड़े होंगे वो जेन्युइन कैंडिडेट्स हों जो पार्टी के आइडियल्स में बिलीव करते हैं, ताकि फाइनली पाकिस्तान में एक नज़रियाती डेमोक्रेसी आ सके। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।